डियर स्टूडेंट्स, यार इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से एक यूजेस एज ए कैटालिस्ट भी है। रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव एज ए कैटालिस्ट, और इनके कैटालिस्ट के बिहेव करने की रीज़न क्या है? ज़्यादातर ऑर्गेनिक कैटालिसिस के अंदर मैं बता दूँ, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कैटालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कैटालिसिस में मोस्टली इनके रिएक्शंस जो है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमो भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है। तो अब आप लोगों ने ये जो कैटालिसिस के हवाले से मैंने बात लिखी है, इसको भूलना नहीं है। मोस्टली जो है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है, पहली बात। अब रीजंस क्या है ऐसे कैटालिस्ट सेट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटालिस्ट is that they can lend electrons or withdraw electrons from the reagent depending upon the nature of the reaction। d orbital है, d orbital में इलेक्ट्रॉन्स 10 तक अकोमोडेट होते हैं। अगर इनके d में 5 पड़े होंगे तो 5 लेने की कैपेसिटी, 2 पड़े होंगे तो 2 देने की कैपेसिटी, 7 पड़े होंगे तो 3 लेने की कैपेसिटी। मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग कैपेसिटी है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता है जहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो देने और लेने के लिए, वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट रोल प्ले कर सकता है आजकल के दौर के अंदर। समझ तो गए होंगे। इंटरस्टिसेस स्मॉल स्पोर्स होते हैं सरफेस पे, जिससे इनका सरफेस एरिया, सरफेस एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो आपने एक इम्पॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सरफेस एरिया। इसके अलावा इनकी अपनी रिएक्टिविटी लो होती है, यानी कि रिएजेंट्स के साथ, ये रिएक्टेंट्स के साथ इनकी रिएक्शन करने का चांस कम होता है। तो लो रिएक्टिविटी विद द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, तो कैटालिस्ट रीजनरेट इजीली हो जाता है एट द एंड। और इनमें से बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं लाइक आयरन वगैरह, जो इतनी महंगी भी नहीं है, इतनी कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन बहुत से प्रोसेस के लिए यूज़ की जाए, जिस तरह हैबर्स प्रोसेस में आयरन यूज़ होती है। आइए ज़रा देखते हैं पेपर में आने वाले सवाल को। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने लगे हैं, कौन कौन सी मेटल कौन कौन से रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा अपने तौर पे चेकआउट कर लेना है, भूलना नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, वो बात है कि आप लोगों को इसको थोड़ा सा खुद से रीड आउट कर लेना है। कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हैबर प्रोसेस में आयरन ट्रांजिशन मेटल यूज हो रही है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम ट्रांजिशन मेटल यूज हो रही है। हाइड्रोजिनेशन में रेनी निकल, आपको पता है निकल मेटल ट्रांजिशन मेटल यूज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। डीकम्पोजिशन, हाइड्रोजन पर अगर जाता है वाटर और ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर, जो करोला शरोला गाड़ियों के अंदर आपने अक्सर लिखा होता है, पीछे देखिए कि कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसका काम होता है कि कंबस्शन ऑफ द फ्यूल के दौरान जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दो टॉक्सिक गैसेज बनती है। प्लाटिनम या रोडियम मेटल्स अंदर कैटालिस्ट के तौर पे यूज होती हैं, जो इसको नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। NO और CO ये बड़े स्ट्रॉन्ग पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपसे MCQ आए, पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो ट्रांजिशन मेटल है वो प्लाटिनम है, रोडियम। इसी तरह आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो शी था, उसमें भी प्लाटिनम मेटल यूज़ होती है। तो इस तरह के चंद एक यूजेज हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। डीकम्पोजिशन करवानी हो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पे आपको जो है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम मिलेगा कोबाल्ट 3 का। तो कोबाल्ट 2 जो है वो कैटालाइज होकर के कोबाल्ट 3 में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास जो मेटल का काम ऑफ कोर्स कर रही होगी वो कोबाल्ट अब खुद कर रही होगी। जो ये हाइपोक्लोराइड आयन इस वक्त आप लोगों को दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन के अंदर। तो इसमें कोबाल्ट मेटल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी ऑफ कोर्स कैटालिसिस के अंदर। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जो पॉलीमराइजेशन के अंदर जो है वो यूज होता है। ये दो कैटालिस्ट का कॉम्बिनेशन है, एक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और एक ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जिसके स्ट्रक्चर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। इस कैटालिस्ट का पर्पस क्या होता है? ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बना करके ये इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है। गुड क्वालिटी या हाई डेंसिटी पॉलीथीन इससे तैयार किया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट से तैयार किया जाता है। ये जो आप लोगों के सामने मैंने दो बातें रखी हैं, ये दो चीज़ें रखी हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। जिगलर नाटा कैटालिस्ट के दो कंपोनेंट्स की मैं बात एक्चुअली करना चाह रहा था, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम।
पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में यूज होते हैं। कौन सी मेटल यूज हुई? टाइटेनियम। यार ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त फेमस ट्रांजिशन मेटल्स एज ए कैटलिस्ट वाला एक टेबल डिस्प्ले किया, ये विजन में आपको ऑफ कोर्स बड़ा छोटे छोटे दिखेगा, सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा था कि मैंने अपनी बुक में इस तरह से टेबल बनाकर बड़ी चीज़ें जो है वो अपग्रेड की हुई हैं, बहुत सी चीज़ों को जो है वो फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो ये आप लोगों को बात जहन में रखनी चाहिए कि बुक्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट। बहुत मेहनत किया है बेटा, मेहनत आपको उसमें नजर आएगी इंशाल्लाह। कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस नेक्स्ट मेरा टॉपिक है। कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कुछ डिटेल और इसके पॉइंट्स जरा डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है कि कलर कंपाउंड्स शो करते हैं। ये पड़ी हुई है सबसे बड़ी वजह। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो कलर होगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो समझ जाओ सबसे बड़ी चीज कलर के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में, दैट इज द मेन थिंग। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं दो ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, वन लोअर एनर्जी का और दूसरा हाई एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट करते हैं एंड जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। कैसे करते हैं आइए दिखाता हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन, और ये डी डी ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कलर के अंदर। एवरी आयन एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग वेवलेंथ एंड शो डिफरेंट कलर्स। अब मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो, कौन सा कलर होगा, कब कलर होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा। स्पेक्ट्रम की टाइप अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन मेटल्स का, स्पेक्ट्रम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और कौन से वाला? ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है। आइए जरा आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं डी डी ट्रांजिशन की बात कर रहा था, बट देखिए बॉन्डिंग से पहले आपको ये डी ऑर्बिटल पांचों के पांचों एक ही लेवल, एक ही एनर्जी पर नजर आएंगे, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। स्प्लिटिंग जब होती है तो दो हाई एनर्जी पे और तीन लो एनर्जी पे चले जाते हैं। हाई एनर्जी पे जाने वाले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड डी जी स्क्वायर है। लो एनर्जी पे रहने वाले डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स है। अब आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं। ये पड़ा हुआ वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स के सेट में पड़ा हुआ है। वैसे ये सेम एनर्जी के होते हैं, बॉन्ड बनने के बाद, ये बॉन्ड बनने के दौरान स्प्लिट होकर लो और हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। ये जो डेल्टा ई एनर्जी गैप में आपको दिखाने लगा हूं ना, ये वाला एनर्जी गैप, ये ही असल वजह बनता है कि कलर कौन सा शो होना है। आपको अगर याद पड़े, यंग्स थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये एक स्पेसिफिक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जो रिलीज या एब्जॉर्ब होता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन करवाते हैं। कुछ आ रहा है याद? अब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सेट से ऊपर वाले सेट में जाना चाहता है तो उसको एक खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब तक वो खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा। तो ये डी डी ट्रांजिशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी होती है। तो बेटे यहां पे आपको इस वक्त एक्साइटेशन नजर आ रही है, तो ये जो एनर्जी गैप है, ये जितना भी एनर्जी गैप है अगर इसको मिल गया तो ये लो एनर्जी से किधर चला जाएगा? हाई एनर्जी पे। अब आपको पता है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 से 750 नैनोमीटर की रेंज है। किस वेवलेंथ ने एब्जॉर्ब होना है, कलर दिखना कैसे है, पहले तो ये याद रखो। कलर कॉम्प्लेक्स का हमेशा कोई भी चीज हमें कौन से कलर की दिखती है? जो वो कलर रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर रही होती है। एब्जॉर्ब होने वाला कलर कभी नहीं दिखता, हमेशा कौन सा कलर दिखता है? ट्रांसमिटेड। तो मैं बता दूं कि एक कलर एब्जॉर्ब होता है और कुछ रिमेनिंग कलर जो है वो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड जो कलर्स हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कलर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का कलर मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ होगी या एमिटेड या ट्रांसमिटेड वाली वेवलेंथ होगी। तो आपका आंसर ऑफ कोर्स होना चाहिए एमिटेड या
ट्रांसमिटेड वेवलेंथ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करती है? अक्सर ये पूछते हैं कि ये जो सर डेल्टा ई जो गैप है बेटा, बाज़ दफ़ा ये गैप ज़्यादा हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये गैप कम हो जाता है। ये गैप डिपेंड किस पे करता है? कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री के साथ वेरिएशन आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल क्या है, क्योंकि उसकी बेस पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेरिएशन आती है। और नेचर ऑफ द लिगेंड भी मैटर करती है। ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया नेचर ऑफ द लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मोर डी स्प्लिटिंग कॉज करेगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस डी स्प्लिटिंग कॉज करेगा। तो एक मोर डी स्प्लिटिंग है और एक लेस डी स्प्लिटिंग है। दो टाइप की ये जो स्प्लिटिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, इसको अब आप लोग ज़हन में रख लो। आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड? बता देता हूँ। नेचर ऑफ द लिगेंड आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहले ये कलर का एक रिंग है जो सर्कल है, ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। क्या याद रखना है? रेड के साथ ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो मैं आपको बता दूं, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ये, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब आपको सारा कलर्स का सीक्वेंस नजर आता है। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, पेयर किस किस का किसके साथ बना हुआ है? रेड का ग्रीन के साथ बना हुआ है, ऑरेंज का ब्लू के साथ बना हुआ है, येलो का वायलेट के साथ बना हुआ है। इसमें इंडिगो स्किप हो गया, ठीक हो। कहते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स येलो लाइट एब्जॉर्ब करे, येलो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे, तो वो रेड और ब्लू टुगेदर ट्रांसमिट करता है, तो दिखने वाला जो कलर है वो वायलेट होता है। एब्जॉर्ब येलो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वायलेट। इसका मतलब है कि ट्रांसमिटेड जो है वो कलर कौन सा है? वायलेट। दिखता भी कौन सा है? वायलेट। तो ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा जिसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहता हूं, कि अगर येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वायलेट दिखेगा, अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो रेड दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ है ब्लू दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ है ऑरेंज दिखेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का पेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो एब्जॉर्ब हुई है बिटवीन 600 टू 800 नैनोमीटर। कलर बताओ, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताओ। दो चीजें हो सकती हैं, या तो कॉम्प्लेक्स का कलर पूछ सकता है या एब्जॉर्ब वेवलेंथ पूछ सकता है। अब 600 से 800 अगर एब्जॉर्ब हुई तो समझ जाओ ये रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है। अब कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रेड नहीं होगा, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ग्रीन। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रीन होगा। तो इसका मतलब है आप लोगों को ये वेवलेंथ भी याद रख लेनी चाहिए। आपसे कहता है 560 से 580 के दरमियान वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई तो आपका आंसर होना चाहिए वॉयलेट कलर दिखेगा। 400 से 430 के दरमियान एब्जॉर्ब होने पर आपको ऑफकोर्स वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो देखने को मिलेगा। जैसा कि पीछे ये आपने देख रहे थे, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड को ट्रांसमिट करता है, तो सोल्यूशन का कलर कैसा दिखेगा? वॉयलेट। ये बड़ी सिंपल से इंडिकेशन आपको बता दी। ये तो हो गया कलर को आइडेंटिफाई करना। नेचर ऑफ द लिगेंड, अब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड बता दूं। सम लिगेंड्स ओनली प्रोड्यूस स्मॉल एनर्जी सेपरेशन अमंग द डी ऑर्बिटल्स व्हाइल अदर कॉज लार्ज गैप। ठीक है, लिगेंड दैट कॉज स्मॉल गैप आर कॉल्ड वीक फील्ड एंड देन दोज व्हिच आर कॉजिंग लार्ज गैप आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखिए आपके सामने कुछ वीक फील्ड लिगेंड लगा दिए, कुछ स्ट्रॉन्ग लगा दिए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जो है वीक है, साइनाइड, कार्बोनाइल, नाइट्रो वगैरह और अमोनिया वगैरह ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये चंद एक स्ट्रॉन्ग और चंद एक वीक को आप लोग जहन में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से आपको अच्छी खासी डिटेल बता दी जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या बताता हूँ, कुछ कलर्स हैं इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2।
ये इनके कलर रहे, और इनके कोई डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिंक और स्कैंडियम कलरलेस होंगे आपके सामने पड़े हुए। बाकियों के कलर हैं तो वो कलर शो करेंगे। ये इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात होगी। डन हो गया बेटा। ये कलर्स को मैंने डिस्प्ले भी कर दिया, अगर आप यहाँ से देखना चाहें चंद एक इंपॉर्टेंट कलर। मैं बच्चों को कहता हूँ तो यार ये क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, इन 4 के कलर्स लाजमी अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। क्रोमियम +2 में ब्लू, +3 में ग्रीन और +6 में ब्राउन कलर शो करता है। ये लाइट पिंक और ये पर्पल या डार्क पिंक, ये डर्टी ग्रीन, और ये हमारे पास जो है वो ऑरेंज कह लें, ऑरेंज रेड कह लें, ठीक है। कोबाल्ट का ब्रिक रेड होता है, कॉपर का ब्लू होता है। तो ये सारे कलर्स अगर आप में से कोई कलर ब्लाइंड नहीं है तो इनको याद कर सकता है, चंद एक मेन, ठीक है। उसके बाद अगला जो लेक्चर है वो सारा डिटेल में किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या क्या पढ़ना है कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कैटायनिक आयन, एनायनिक आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड, ब्ला 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 ब्ला। वॉच नेक्स्ट वीडियो, बाय।